नमस्कार दोस्तों, मैं प्रफुल्ल चौबे एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान विषय के बारे में। अभी तक देखा जाए तो हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था भारतीय संविधान का विकास, जबकि दूसरी क्लास में हमने देखा था संविधान सभा की मांग एवं संविधान सभा का गठन। क्लियर है? आज की हम क्लास में हम पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ और संविधान के निर्माण में किसने कौन सा योगदान दिया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी तक हमने देखा था कि किस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण होता है। इस संविधान सभा का कार्य होता है संविधान का निर्माण करना। ठीक, अब संविधान सभा का जब निर्माण हो जाता है तो इसकी बैठकें आयोजित की जाती हैं और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में स्थित कौंसिल भवन के पुस्तकालय में आयोजित की गई थी। क्लियर है? याद रखना, कहां पे? दिल्ली स्थित कौंसिल भवन के पुस्तकालय में। ठीक, प्रथम बैठक कब आयोजित की गई है? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, इस बैठक में देखा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों चुना गया और अस्थायी अध्यक्ष क्यों चुना गया? यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखा जाए हमारे समाज की जैसे कि मान्यता होती है, जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसे सभी लोग सम्मान देते हैं और प्रत्येक कार्य में उसे ही प्राथमिकता दी जाती है। और यहाँ पे देखा जाए तो 389 सदस्यों में जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर है? तो यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा कि देखिए, संविधान का कार्य बहुत ही बड़ा है, ठीक है, और इस कार्य को हम नहीं संभाल सकते इस अवस्था में। ठीक है, और उन्होंने कहा कि आप मेरी जगह पे कोई और योग्य व्यक्ति देखें और उसे ही यहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाए। तो 2 दिन पश्चात एक बार पुनः संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित की जाती है, जो कि 11 दिसंबर 1946 को आयोजित होती है। इसमें देखा जाए तो राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। क्लियर? वहीं पे देखें तो तीसरी बैठक आयोजित की जाती है 13 दिसंबर 1946। यहाँ पे मांग उठाई जाती है। 389 सदस्य कहते हैं कि चलिए, हमें पता है कि संविधान हम किस लिए बना रहे हैं। ठीक है, आपको पता है संविधान किस लिए बना रहे हैं, इसके क्या लाभ होंगे, क्या हानि होंगी। क्लियर है? लेकिन जो देश की जनता है वो सवाल खड़ा कर रही है कि ऐसा क्या कार्य आप लोग कर रहे हैं जिसमें इतनी राशि, इतना समय व्यर्थ हो रहा है। ठीक है, यह कि यहाँ पे देश की जनता को भी तो पता चले कि आखिरकार संविधान क्या है, किस लिए है, क्या इसकी महत्वता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो संविधान की महत्वता को बताने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की तृतीय बैठक में उद्देश्य का पेश की। क्लियर है? संविधान सभा के समक्ष इस उद्देश्य का को 22 जनवरी 1947 याद रखना, संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यही उद्देश्य का आगे चल के क्या कहलाती है? हमारी संविधान की प्रस्तावना। क्लियर है? ठीक, यहाँ पे देखा जाए तो कुल मिला के 12 बैठक होती है। अभी हमने 13 बैठक की, यहाँ पे 3 बैठकों की यहाँ पे हमने चर्चा कर ली है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो ये जो संविधान सभा की बैठकें होती हैं, ठीक है, इसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं लेती है, वो इसका देखा जाए तो बहिष्कार करती है। अंततः देखते हैं तो 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन होता है और भारत स्वतंत्र होता है और यहाँ पे पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन जाता है, जहां पे मुस्लिम लीग के अधिकतर सदस्य चले जाते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से देखा जाए तो संविधान सभा का जो है एक बार पुनः से गठन होता है और जो 389 सदस्य थे उनकी संख्या घट के 324 शेष रह जाती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संविधान सभा के पुनर्गठन के पश्चात संविधान सभा के सदस्यों को संविधान के लिए, ठीक है, संविधान के लिए विभिन्न विषय वस्तु तैयार करने के लिए कहा जाता है और इन विषय वस्तु को तैयार करने के लिए विभिन्न समितियों का निर्माण किया जाता है। ये जो समितियां होती हैं कुल मिला के 22 होती हैं। क्लियर है? इन 22 में से 5 से 6 समितियां ऐसी होती हैं जो एग्जाम में हमेशा हमसे पूछी जाती हैं, इसके अलावा समितियां नहीं पूछी जाती। क्लियर है? यहाँ पे हमें यह पता होना चाहिए कौन सी समिति के कौन अध्यक्ष हैं। ठीक, आपको ज्यादा इसमें आडंबर याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले समिति आती है आपकी प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप का अर्थ क्या होता है? तो प्रारूप का अर्थ होता है स्ट्रक्चर तैयार करना, स्ट्रक्चर। ठीक है, और आपको हमें पता है कि संविधान का मूलतः स्ट्रक्चर किसने तैयार किया है? बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर।
वहीं पे देखा जाए तो संचालन समिति, अब देखा जाए तो संघ जो यहाँ पे संविधान सभा बनी है, संविधान सभा के 389 सदस्य हैं, अब 324 रह गए हैं, इन सभी को एक साथ लेकर चलना है, ठीक है, संचालन करना है। तो ये संचालन कौन करेगा? अध्यक्ष ही करेगा। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? वहीं पे देखें तो प्रांतीय संविधान समिति, विभिन्न प्रांतों को एकत्रित करने का कार्य किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं पे देखें तो आपका आता है संघ संविधान समिति, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहीं पे देखते हैं एक समिति आती है आपकी झंडा समिति, ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो झंडा समिति के अध्यक्ष यहाँ पे आते हैं जेबी कृपलानी। अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा, नहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। प्रारंभ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही यहाँ पे झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, परंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास बहुत सारे कार्य थे और इस कार्य बोझ को कम करने के लिए इन्होंने झंडा समिति के अध्यक्ष का पद त्याग दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जगह पे पुनः झंडा समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? जेबी कृपलानी। तो यहाँ पे झंडा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखा जाए ये समितियां होती थी, इनके अध्यक्ष होते थे और सदस्य होते थे। तो अध्यक्ष और सदस्यों को तो पता था कि हमारी जो समिति है इसमें जो विषय वस्तु है उसमें क्या क्या लाभ हैं। जैसे कि प्रांतीय समिति को लेकर हम चलते हैं, तो प्रांतीय समिति में विभिन्न प्रांतों को एकत्रित करना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल विभिन्न प्रांतों को एकत्रित कर रहे थे, ठीक है। 552 प्रांतों को उन्होंने एकत्रित किया। अब ये 552 जो प्रांत हैं इन्हें किस नीति के आधार पे एकत्रित किया है, किन शर्तों के आधार पे एकत्रित किया है, इसकी जानकारी किसके पास थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या अन्य लोगों के पास इसकी जानकारी थी? नहीं थी। तो अन्य लोगों के को भी इसकी जानकारी दी जाए, उससे सहमति ली जाए, इसलिए विभिन्न वाचन यहाँ पे संविधान सभा के आयोजित किए जाते थे। ऐसे कुल मिला के 3 वाचन संविधान सभा के आयोजित किए गए हैं, ठीक है। इन 3 वाचनों की हमें डेट याद होनी चाहिए। तो प्रथम वाचन प्रारंभ होता है आपका 4 नवंबर 1948 को, जो कि आपका चलता है 9 नवंबर 1948 तक। क्लियर है? वहीं पे देखा जाए तो दूसरा वाचन आपका प्रारंभ होता है यहाँ पर 15 नवंबर 1948 को, जो कि चलता है आपका 17 अक्टूबर 1949 तक। सबसे लंबा चला है ये। क्लियर? जबकि तीसरे वाचन की बात करते हैं तो इसका प्रारंभ होता है आपका 14 नवंबर 1949 को, जो कि आपका चलता है 26 नवंबर 1949 तक। अब 26 नवंबर 1949 को यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं ऐसे तो वाचन चलते ही रहेंगे और संविधान हमारा कभी बनके तैयार ही नहीं होगा। तो 26 नवंबर 1949 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे संविधान सभा के समक्ष संविधान को प्रस्तुत करते हैं और उस दिन संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्य इस पर हस्ताक्षर करते हैं। उस दिन कितने सदस्य उपस्थित थे संविधान सभा में? 284। इन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया, ठीक है। तो याद रखना भारतीय संविधान कब बनके तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 के दिन ही भारतीय संविधान के 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। इन 15 अनुच्छेद में से देखा जाए तो आपके नागरिकता संबंधी अनुच्छेद, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9 यहाँ पे लागू किए गए। क्लियर है? वहीं पे देखा जाए तो आपके राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित अनुच्छेद 60 को भी लागू किया गया। तो वहीं पे देखते हैं तो आपके निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 भी लागू किया गया। इसके अतिरिक्त भी कई सारे अनुच्छेद लागू किए गए थे, लेकिन महत्वपूर्ण आपको यही याद रखना है कि नागरिकता संबंधी अनुच्छेद, राष्ट्रपति की शपथ संबंधी अनुच्छेद और निर्वाचन आयोग संबंधी अनुच्छेद कब लागू किए गए थे आपके? ठीक है, 26 नवंबर 1949। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखा जाए तो संविधान बनके तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, परंतु इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। तो ऐसा क्या कारण रहा कि हमने संविधान लागू करने में 2 माह का विलंब किया?
तो इसके पीछे एक कहानी होती है। यहाँ पे देखा जाए तो 26 जनवरी 1930 के समय यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने आप को स्वराज घोषित कर दिया जाता है, अर्थात अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है। परंतु जैसा कि आपको और हमें पता है, भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को। अब आप कौन सी डेट याद रखेंगे, 26 जनवरी 1930 या 15 अगस्त 1947? तो 15 अगस्त हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि हमारी 26 जनवरी की डेट भी यादगार रहे। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 माह का विलंब किया गया और 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर क्या लागू कर दिया गया था, संविधान। जिस कारण से देखा जाए तो 26 जनवरी की भी डेट यहाँ पे यादगार हो जाती है। किस कारण से? गणतंत्र दिवस अपने यानी कि संविधान के दिवस के रूप में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट हमारे सामने आते हैं, जैसे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक अर्थात 12वीं बैठक कब आयोजित की गई? तो यहाँ पे याद होना चाहिए आपको 24 जनवरी 1950। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उसमें कुल मिला के कितनी अनुसूचियां थी? 8। उसमें कुल मिला के कितने भाग थे? 22। उसमें कुल मिला के कितने अनुच्छेद थे? तो 395। परंतु वर्तमान में देखें तो इनकी संख्या में परिवर्तन सामने आता है। जैसे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको बताना होगा 12। यदि यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कुल कितने भाग हैं, तो आपको बताना होगा 22। ठीक है, भाग 22 के 22 ही रहे, इसमें खंड जोड़ते रहे वो बात अलग है। क्लियर? वहीं पे देखा जाए तो आपके अनुच्छेद कितने होंगे? तो 450 से भी ज्यादा अनुच्छेद हो गए हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे देखते हैं तो भारतीय संविधान के निर्माण में यदि समय की बात करें तो कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय यहाँ पे व्यतीत होता है। तो यहीं पे देखें तो 64 लाख की भारी भरकम राशि भी खर्च होती है। आप कहेंगे 64 लाख को हमने भारी भरकम क्यों कहा? तो देखिए 64 लाख आप 50 के दशक से हिसाब लगाएं तो लगभग आज के समय का 60 से 70 गुना होता है। ठीक है, जो कि अरब में पहुंच जाएगा। तो एक बड़ी राशि खर्च होती है संविधान के निर्माण में। क्लियर है? वहीं पे देखें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, जो संविधान है तो संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कुल मिला के 15 थी, जिनमें कुछ 2-3 महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके नाम आपको हमेशा याद होना चाहिए, जैसे कि सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित। क्लियर है? ये 3 नाम बिल्कुल याद रखें। ये तीनों नाम जो आपके, ये तीनों महिलाएं जो हैं ये आपकी संविधान सभा की सदस्य रही थी और कुल महिला सदस्य कितनी थी? 15। क्लियर है? तो इस प्रकार से देखें तो आज हमने संविधान किस प्रकार से निर्मित हुआ है इसका अध्ययन किया है। अगली क्लास में हम मिलेंगे जिसमें हम देखेंगे संविधान के प्रमुख स्रोत, अर्थात संविधान में जो हमने भाग लिए हैं, जो भी विषय वस्तु ली है वो हमने किस देश से कहां से अर्जित की है, इसके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।